Good morning students, welcome back to the accountancy classes. So yesterday we have covered the first part, that is accounting standard of our fifth chapter of our book D.K. Goyal, that is chapter number 5, accounting standards and IFRS. And today's topic will cover a detailed discussion and a quick revision on topic international financial reporting standards. So let's start our topic. So, as per this topic, first of all we should know what is IFRS. IFRS. What is IFRS? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये एक स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं. मतलब वर्ल्ड वाइड ये स्टैंडर्ड्स हम यूज़ करते हैं टू डू दी अकाउंटिंग. और इन्हें हमारे पास जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है, उन्होंने इन स्टैंडर्ड्स को इशू किया है. तो IFRS में कई तरह के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए जाते हैं जो कई कमिटीज़ ने मिलके इन्हें इशू किए हैं. तो यहाँ पे इन स्टैंडर्ड्स में वर्क करने के लिए हमारे पास कई अजम्पशंस हैं. अजम्पशंस ली जाती हैं टू फॉलो दी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. तो सबसे पहली अजम्पशन ये मानी जाती है कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा. That is going concern. One can come, one can go, but the business will go on forever. Second assumption जो है, बिजनेस में हर वो एंट्री, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड की जाएगी. यानी कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं, कैश पे हुआ है या नहीं, लेकिन बिजनेस में हम उस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे. And third point is money measuring unit. Money measuring यानी कि हम सिर्फ उसी बिजनेस में उसी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं. एंड लास्ट इज कांस्टेंट परचेजिंग पावर यूनिट. कांस्टेंट परचेजिंग पावर यूनिट. इसका मतलब है कि इस अजम्पशन में हम अपने वैल्यू ऑफ कैपिटल को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे. डन. तो हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को करने के लिए कुछ अजम्पशंस को फॉलो करना है. दैट इज गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस, मनी मेजरमेंट एंड कैपिटल कांस्टेंट परचेजिंग पावर यूनिट. तो इन्हीं बेसिस पे हम अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने अकाउंटेंसी में. तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को लेके आए. जैसे हमने किया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों आए. हमारे पास जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, तो हमने किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों आए. अब हम करेंगे कि हम अकाउंटिंग में IFRS लेके ही क्यों आए. तो दिस टॉपिक इंक्लूड कि हर कंट्री के अपने ही रूल्स हैं, अपनी ही सिचुएशंस हैं, वो अपने ही ढंग से अकाउंटिंग कर रहे हैं. तो अगर हमें अपने वर्ल्ड को मैच करना है, उनकी अकाउंटेंसी को मैच करना है, वर्ल्ड वाइड सिमिलर बनाना है, तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना होगा. तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे तो सभी का काम सेम होगा, हम अपने आप को कंपेरेबल बना पाएंगे और उसी के बेसिस पे हमारी जो वर्किंग है, हमारे जो कंट्रीज़ के बीच में लेन देन और उनकी कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ही सिंपल हो जाएंगे. दैट इज़ वाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड IFRS. तो हमारे पास नीड में भी कुछ पॉइंट्स हैं, 6 मेन पॉइंट्स हैं. First point is
easy access in global market। हम अपने ग्लोब में किसी भी कंट्री के साथ इजीली असेसिंग कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहीं पे भी काम करवा सकते हैं, कहीं पे भी ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो सकती हैं, कहीं पे भी हम अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। सेकेंड, हम अपने कंपैरिजन कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ये हमने अभी किया है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल बना लेंगे इंटरनेशनल लेवल। थर्ड, यूनिफॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कि ऑल अराउंड द ग्लोब सेम रिपोर्टिंग अपनाई जाएगी। हर फर्म इंटरनेशनल लेवल पे सेम टाइप का अकाउंट्स क्रिएट करेगी। फोर्थ पॉइंट इज लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड। अगर हमें बाहर से कोई भी कैपिटल रेज की है अब्रॉड में, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम पहले काम करते थे तो हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग भी बनाना पड़ता था और इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग भी बनाना पड़ेगा। लेकिन जब हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करना शुरू कर दिया तो हमें दोबारा बुक्स को बनवाना नहीं पड़ेगा, और जो उसकी कॉस्टिंग है, उन बुक्स के ऊपर जो भी कॉस्ट है वो सारी हमारी बच जाएगी, जिसके कारण हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड है वो रिड्यूस हो जाएगी। डन। देन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे तो हमें ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता चलेगा, हमें एक करेक्ट फिगर बिजनेस के बारे में पता चलती है। एंड लास्ट पॉइंट की क्या है हमारे पास, फ्रॉड्स, मैनिपुलेशंस वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट, कंपेरेबल एंड रिलायबल बन जाती हैं। डन। तो इससे हमारे फर्म को कई बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ IFRS। बेनिफिट्स में हमारे पास सबसे पहले क्या है, हेल्पफुल टू द एंटरप्राइज फॉर ऑपरेटिंग इंटरनेशनली। तो हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं, सेम पॉइंट, ये हमारा सेम बेनिफिट है। सेकंड क्या है, ये हमें हेल्प करता है, हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स भी हैं, जिन्होंने अपना पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उन्हें भी हाई क्वालिटी रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर ये हेल्प करती है हमारी इंडस्ट्री को, हेल्पफुल टू इंडस्ट्री, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री की ग्रोथ भी पॉसिबल हो जाती है, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के साथ डील भी करना स्टार्ट कर देते हैं। देन इससे हमारी लोअर कॉस्ट हो जाती है, कैपिटल रेज करने के लिए उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, जो हमारे लिए एक बेनिफिट है। सेम, इससे हमें ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता चलता है, दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो सेम। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि हमें जो हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, जैसे CA है, अकाउंटेंट है, CS है, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है जब हम इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके एक बहुत ही रिलायबल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। डन। तो ये है हमारे बेनिफिट्स, जिसमें कुछ पॉइंट्स एज इट इज़ सेम हैं, जो हमें नीड से उठा के बिल्कुल सेम पॉइंट्स करने हैं। 3 पॉइंट्स आर सेम एंड 3 पॉइंट्स आर न्यू वन, जिसमें हम ये जो है बेनिफिट्स क्या है, ये हमारी इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं और हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हैं। तो इसमें हमारे पास लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। तो IFRS जो है हमारा हमेशा कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बना होता है, और जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो रूल्स के ऊपर होते हैं। यानी कि IFRS में हम हमेशा फेयर वैल्यू काम करते हैं, क्योंकि
क्योंकि हमने कहा है ना कि एक्रूअल बेसिस पे काम होता है। लेकिन जैसे कि हमने किया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि वो हमेशा ही कॉस्ट मेथड यूज़ करता है, जिससे हम करेंट पोजीशन को नहीं एस्टिमेट कर पाते। तो अगर हम एक्रूअल बेसिस पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बुक्स हमारी IFRS बनाएंगी वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगी एज़ कम्पेयर टू द बुक्स जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाई होंगी। देन IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जैसे हमने कहा कि ये एक्रूअल बेसिस पे है IFRS, यानी कि ये करंट पोजीशन ले रहा है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मेथड भी बहुत इम्प्रूव्ड होगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वैसा कुछ भी नहीं है, वो कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिशिएट कर देते हैं। और IFRS में हर पॉइंट को बहुत ही सेपरेटली एक डिटेल्ड स्टडी के साथ किया जाता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट of the revision of chapter number 5, that is accounting standard and IFRS. So we are done with this. Thank you. See you tomorrow. Thank you.